में कोई भी अणु है उसका सबसे पहले आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रम को आप देखें तो आईआर स्पेक्ट्रम आपको पता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। आईआर का क्षेत्र होता है वो 667 सेमिक इनवर्स से 4000 सेमिक इनवर्स के मध्य मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। वैसे ये होता है 50 सेमिक इनवर्स से 12500 सेमिक इनवर्स तक होता है, यानी कि 0.8 से 2.5 और 2.5 से 15 माइक्रोमीटर और 15 से 200 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन अपने जो मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो मिडल आईआर का अध्ययन किया जाता है, और मिडल आईआर होता है 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये आता है कि 667 से लेकर 1500 तक का जो क्षेत्र आता है वो अत्यधिक जटिल आईआर स्पेक्ट्रम होता है, बहुत ही जटिल आईआर स्पेक्ट्रम आता है। इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है 1500 तक का क्षेत्र को कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंट रीजन। ये किन्हीं भी दो यौगिकों का फिंगरप्रिंट वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का 667 से 1500 तक का सेम नहीं होता। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि यौगिक क्या है, इसका अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन ये कहाँ पर कौन से प्रकार के कंपन हुई है, कौन से प्रकार की तरंग संख्या आई है, इसका पूरा अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। तो इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो व्यक्तियों के जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, यानी कि जो अपने अंगुलियों के मार्के होते हैं, अपने अंगूठा लगाते हैं, कई फार्मों में अंगूठा मांगते हैं, तो जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते किन्हीं दो यौगिकों का, उसी प्रकार से किन्हीं दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट रीजन का आईआर स्पेक्ट्रम भी सेम नहीं होता। और 1500 से लेकर 4000 तक के क्षेत्र को कहा जाता है फ्रैक्शनल ग्रुप क्षेत्र। क्रियात्मक समूह क्षेत्र, इसको कहा जाता है क्रियात्मक समूह क्षेत्र। और क्योंकि यहां से अपने को क्रियात्मक समूह की पहचान होती है, इस प्रकार से अलग अलग क्रियात्मक समूह की पीक होती है, वो अलग अलग होती है। किसकी तरंग संख्या कहां पर आती है? जैसे मान लो OH किसी कंपाउंड में है तो उसकी जो तरंग संख्या आती है वो आती है 3200 से लेकर 3750 सेमिक इनवर्स तक आती है। तो अपने को जैसे किसी का 3200 से 3750 तक अवशोषण हुआ है तो अपने बता देंगे कि उस कंपाउंड में OH है। OH का मतलब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच में जब कंपन होता है तो वो कौन सी तरंग संख्या के अवशोषण से होता है? 3200 से लेकर 3750 की तरंग संख्या के बीच के अंदर का अवशोषण होता है, तब इनके बीच में कंपन होता है। इसी प्रकार से यदि ट्रिपल बंध से जुड़े हुए कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो वो कंपन दर्शाता है। ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कंपन होता है तो वो होता है 3300 सेमिक इनवर्स पर, यानी कि 3300 सेमिक इनवर्स पर ये कंपन आता है ट्रिपल बंध से जुड़े हुए हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कंपन है ये। लेकिन कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ है तो 3300। तीन बंध, ध्यान रखो कितने बंध है? तीन 3300। यदि डबल बंध से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, डबल बंध से जुड़ी हुई कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तब ये कंपन आता है तो वो आता है 3000 से लेकर 3150 के बीच में आता है सेमिक इनवर्स पर। और यदि सिंगल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये आता है 2800 से 2950 सेमिक इनवर्स पर आता है। और यदि ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तब कितना आता है? ये ऐसे ध्यान रखो, कितने कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है? दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बंध है, दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बंध तो 2300, ऐसे याद रह जाएगा अपने। दो कार्बनों के बीच में तीन बंध है, दो कार्बन तीन बंध
तो 2300। इसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी ट्रिपल बंद हो तो भी ये 2300 के आसपास आता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन वाला 2300 पर आता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंद हो तो भी ये 2300 पर आता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंद हो, कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में डबल बंद हो, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन है, तो ये कीटोन कार्बोनिल समूह है CO। कार्बोनिल समूह है, मान लो एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह है। एल्डिहाइड का मतलब RH हो और ये CO के बीच में कंपन हो, CO और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये एल्डिहाइड। सबसे पहले कीटोन का देखें। कीटोन का आता है ये 1700 से लेकर 1730 तक, 1730 सेमी-इनवर्स पर आता है कीटोन का। एल्डिहाइड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। एल्डिहाइड का आता है 1730 से लेकर 1730 का कीटोन का 1730 से लेकर 1750 तक आता है, ये कीटोन का आता है। और यदि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो, कीटोनिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है तो ये 1750 पर आता है। एस्टर हो तो भी ये 1750 पर आता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का CO हो चाहे एस्टर का CO हो, लगभग 1750 पर आता है। और एल्किल्स में बड़ा छोटा होने पर भी ये थोड़े बहुत चेंजिंग होती है। हाइड्रोजन बंध बनाने पर भी OH की तरंग संख्या है वो चेंज हो जाती है, 200 से 250 सेमी-इनवर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बहुत सी तरंग संख्याएं होती है, लेकिन सभी तरंग संख्याएं अपने मुख्य रूप से जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को विस्तार से पढ़ेंगे तब अपने ध्यान रखनी होती है। लेकिन अपने तो इतना ही बताना चाह रही हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से अणु की संरचना है वो आसानी से ज्ञात की जा सकती है। और इसके अलावा मैंने चौथा एक और लिख दिया है कि क्रियात्मक समूह फ्रैक्शनल ग्रुप का भी पता लग जाता है। फ्रैक्शनल ग्रुप का भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यौगिक की शुद्धता की जांच करना, यौगिक की शुद्धता की जांच तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ही सुंदर तरीके से की जा सकती है। पहले एक शुद्ध यौगिक है उसका IR स्पेक्ट्रम ले लो, और एक अशुद्ध जो यौगिक आपको दिया है उसका IR स्पेक्ट्रम लो, उसके अंदर क्या मिला हुआ है ये भी बता सकती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मान लो आप मार्केट से हल्दी लाई, हल्दी के अंदर कोई पीला पाउडर मिलाया हुआ है, तो शुद्ध हल्दी का IR स्पेक्ट्रम ले लो। आप घर पर हल्दी लाकर उसका पीस करे, उसका सॉल्यूशन बनाकर पहले IR स्पेक्ट्रम ले लिया उसका, और फिर जो मार्केट से लाई है उसका IR स्पेक्ट्रम लिया, तो पता लग जाएगा यदि सहम है इसका मतलब वो शुद्ध है, और सहम नहीं है तो वो अशुद्ध है। अशुद्ध में अलग अलग आएगी है, पीक अलग अलग आएगी, अलग अलग पीक पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये पीला जो मटेरियल मिलाया है वो क्या मिला दिया है इसने। तो यौगिक की शुद्धता की जांच की जा सकती है। H बॉन्ड का भी पता लगाया जा सकता है। H बॉन्ड बनता है किसी यौगिक में तो उसकी जो तरंग संख्या है न्यू बार का मान है 200 से लेकर 250 सेमी-इनवर्स तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी कोई कंपाउंड है उसके अंदर यदि हाइड्रोजन बंध बन चुका है तो उसकी तरंग संख्या के मान में 200 से 250 की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हाइड्रोजन बंध 200 से 250 की कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई एल्कोहल है, एल्कोहल में जब हाइड्रोजन बंध नहीं है तब की बात है, जब हाइड्रोजन बंध बन गया तब की बात है। ये एल्कोहल है, जैसे मान लो ROH, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं है तो न्यू बार का मान आता है 3650 सेमी-इनवर्स पर। और जब इसके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाए कि ऑक्सीजन की विद्युतीनता ज़्यादा है, इस पर माइनस और इस पर प्लस, हाइड्रोजन की विद्युतीनता कम होती है 2.1, ऑक्सीजन की होती है 3.5, तो विद्युतीनता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। ऑक्सीजन की तरफ बंध के इलेक्ट्रॉन आने से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, जबकि हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। ऑक्सीजन की विद्युतीनता 3.5 तो माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन की EN 2.1 प्लस डेल्टा।
तो इस प्रकार से बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक इस प्रकार से माइनस और प्लस, प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन को ही तो हाइड्रोजन बंद कहा जाता है। हाइड्रोजन बंद में हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणी अधिक ईएन वाले तत्वों के बीच में फंस गया बेचारा। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पप्पू बीच में फंस गया, पप्पू फंस गया दो ऑक्सीजनों के बीच में, दो ऑक्सीजनों के बीच में। तो इस प्रकार से एक तरीके बंद बन जाता है जिसको हाइड्रोजन बंद कहा जाता है, जिससे तरंग संख्या के मान में कमी आ जाती है, 200 से 250 की कमी आ जाती है। और यहाँ पर आप याद करना बड़ा ही सरल है, 3333 सेमिक इनवर्स हो गया। पहले जो 3650 सेमिक इनवर्स था, हाइड्रोजन बंद बनने के कारण तरंग संख्या के मान में क्या आई है, न्यूबार के मान में भारी गिरावट आई है, कमी आई है। और कमी आकर ये कितना हो गया है, 3333 सेमी की इनवर्स हो गया है।